नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी कादम्बनी शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं किसान कानूनों को लेकर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त की गई इस कमेटी में अनिल धनवत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। और सीधा हम चलते हैं आशीष भार्गव के पास, हमारे संवाददाता। आशीष, और क्या जानकारी है इस रिपोर्ट के बारे में? जी देखिए, ज्यादा जानकारी इसमें रिपोर्ट में नहीं दी जा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील कवर में ये सारी कदमनी रिपोर्ट मांगी थी और सील कवर में अपने तमाम जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है इस समिति ने पहले ही साफ किया था कि वो अपनी राय नहीं रखेगी, वो ये तय नहीं करेगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि समिति को ये तय करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है कि ये कानून सही है या गलत है, कानूनी है कि गैर कानूनी है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या नहीं करते हैं। ये समिति सिर्फ ये रिपोर्ट देगी सुप्रीम कोर्ट के भीतर कि जो किसान संगठन पूरे देश भर के हैं उनका इस मुद्दे पर, किसान कानूनों के मुद्दे पर, किसान कृषि सुधार के मुद्दे पर उनका क्या मत है। और करीब 85 संगठनों से बात की है समिति ने लगातार 2 महीने तक, और इसके बाद अब ये रिपोर्ट 19 मार्च को सौंप दी गई थी, क्योंकि मियाद 19 मार्च को पूरी हो रही थी 2 महीने की। तो यहाँ पर एक अहम सुनवाई अब होने वाली है अगले ही हफ्ते में, और शायद सोमवार को ही 5 अप्रैल को ही ये सुनवाई हो जाए। तो काफी बड़ी ये सुनवाई मानी जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने पहले भी कहा था कि अगर किसान संगठन शामिल नहीं होंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे और सिर्फ धरने प्रदर्शन का रास्ता चुनेंगे, तो कभी भी 100 सालों तक और अनिश्चित काल तक इस तरीके का से हल नहीं निकलेगा। तो काफी अहम होगा ऐसे मोड़ पर, क्योंकि बहुत सारे संगठन जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, उनमें से बहुत सारे संगठन जो हैं वो समिति के सामने पेश नहीं हुए थे। जी, तो ये महत्वपूर्ण बात आशीष ने बताई है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट तो सौंपी है, लेकिन जो संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो समिति के सामने पेश नहीं हुए। तो ऐसे में इस रिपोर्ट में उनके बारे में क्या होगा, उनकी राय के बारे में क्या होगा, ये अगली सुनवाई के वक्त ही हमें पता लगेगा। शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ममता बनर्जी ने तमाम राजनीतिक और क्षेत्रीय दलों को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार के रवैये पर सख्त सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों के अधिकार लगातार कम कर रही है, उनके लिए मुश्किल पैदा कर रही है। ममता बनर्जी ने 28 मार्च को ये चिट्ठी लिखी है। इसमें आगे कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों में पास किया गया एनसीटी बिल लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार की सारी ताकत छीनने वाला है। ये बिल भारत के संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। गैर बीजेपी राज्यों में केंद्र सरकार लगातार समस्या पैदा कर रही है। सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का मनमाना इस्तेमाल किया जा रहा है। जानबूझकर राज्य सरकारों का फंड रोका जा रहा है। बीजेपी ने बेशुमार पैसा इकट्ठा कर लिया है, जिसका इस्तेमाल राज्यों को अस्थिर करने में किया जा रहा है। मोदी सरकार जिस तरह राष्ट्रीय संसाधन बेच रही है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। और हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। अनुराग, ये जो पत्र लिखा है ममता बनर्जी ने ऐसे वक्त पर सामने आया है जब कल नंदीग्राम में वोटिंग होने जा रही है, जहां पर कि एक बड़ा सख्त मुकाबला जो है उनका चल रहा है शुभेंदु अधिकारी के सामने। तो ऐसे में इस चिट्ठी का क्या मतलब निकाला जाए? जी बिल्कुल अखिलेश जी, ममता बनर्जी ने लगभग 15 जो गैर बीजेपी से संबंध गैर बीजेपी पार्टियां हैं उनको ये खत लिखा है, जिसमें सोनिया गांधी, शरद पवार, स्टालिन, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक जैसे बड़े नेता हैं। तो कहीं ना कहीं अब इसमें राजनीति में प्रतीकों की बहुत ज्यादा बात होती है, टाइमिंग बहुत अहमियत होती है। 28 तारीख को जैसा आपने बताया कि उन्होंने ये खत लिखा हुआ है, और ठीक जब उनका नंदीग्राम का मुकाबला है उसके एक दिन पहले ये खत मीडिया में आता है। तो कहीं ना कहीं वो शायद ये भी बताने की कोशिश है कि अगर जो अभी सत्ताधारी दल केंद्र में है, उसके अलावा अगर सारी पार्टियों का गठजोड़ होता है तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक अपनी छवि बनाने की कोशिश के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, और अगर आगे कोई संभावना बनती है तो वहां अपनी जगह बनाने के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। अखिलेश जी। जी अनुराग, लेकिन इस वक्त चिट्ठी लिखना, चुनाव के पहले अगर लिखती तब शायद इसका मतलब अलग होता, लेकिन इस वक्त क्या कहीं कोई संशय या फिर नर्वसनेस दर्शाता है?
देखिए, चिट्ठी तो उन्होंने 28 तारीख को लिखी है, पहले ये बात आई है, तो जाहिर तौर पर जो पहले चरण के एक दिन के बाद, जैसा आपने कहा, इस बात को लेकर वो बहुत व्यथित हैं और बार बार इस बात को आगे भी रखती रही हैं। चिट्ठी में भी उन्होंने जिक्र किया है कि जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, और तमिलनाडु और बंगाल का उसमें रेफरेंस भी दिया है कि कैसे इन राज्यों में जो उनके विपक्षी हैं बीजेपी के, उन पर एक औजार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी चिट्ठी में वो दिल्ली से संबंधित कानून का जिक्र भी करती हैं और इसे भी बहुत चिंताजनक बता रही हैं। तो कहीं न कहीं वो जो भी मसले हैं जिनसे कि जिन राज्यों में गैर बीजेपी की सरकारें हैं, उनसे जो लोग व्यथित हैं, उनको एक मंच पर लाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। और जैसा आपने कहा कादम्बिनी, कि कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि नंदीग्राम के मुकाबले में जब वो फंसी हुई हैं, वहां पर भी जो हमने भी ग्राउंड पर महसूस किया है कि मुकाबला एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए भी बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन मुकाबला है। और एक तरह से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो लगभग 8-9 दिन एक ही कंस्टिट्यूएंसी में सीमित हो गया है, वहां पर भी आप समझ सकते हैं कि एक तरह से तृणमूल के लिए तो वही स्टार कैंपेनर है। तो अपनी सीट पर हार जीत चाहे जो हो, लेकिन कम से कम 29 सीटों में उनकी बहुत ज्यादा मूवमेंट को विपक्षी दलों ने रोक दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत अहम हो जाता है सारे संदर्भ में। शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि उन्हें पूरा यकीन है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु। साथ प्रकाश जावड़ेकर हैं। अब तक जो मतदान हुआ है, जो ट्रेंड्स हैं, जो इनपुट्स हैं, क्या इंडिकेट करते हैं बंगाल में? बंगाल में पूरा विश्वास है हमें कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, क्योंकि पूरा बंगाल और नंदीग्राम में हमने देखा कि नंदीग्राम के चुनाव के बाद कैसा माहौल एकदम बदल गया वहाँ। तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जा रही है। बनर्जी भी दावा कर रही हैं जीत, वो कोई मतलब नहीं है। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि नंदीग्राम में ममता हार रही हैं, वो डर गई हैं। उन्होंने हुगली की रैली में कहा कि शुभेंदु नंदीग्राम नहीं आए बल्कि ममता आई हैं, अब यहां भी हार रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि कमल पर पड़ी है छाप, टीएमसी हो गई है साफ, ये नारा उन्होंने दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने यह तय कर लिया है कि वो ममता बनर्जी को सबक सिखाएगी। दिल्ली में बाटला का कांड हुआ, ममता जी ने कहा ये फेक एनकाउंटर है। क्या कहा ममता जी ने कि अगर ये फेक एनकाउंटर नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। अब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि अरीज खान उर्फ जुनियाद ये टेररिस्ट है, ये मुजाहिदीन का टेररिस्ट है और उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, उसको जेल में डाला गया है। ममता जी, अब आप राजनीति छोड़ेंगी क्या? आप नहीं छोड़ेंगी तो बंगाल की जनता ने आपको सबक सिखाना तय कर दिया है। इस बात को भी आपको समझना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और इस चुनावी सभा को संबोधित करने के तुरंत बाद बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने पुरसुराह में एक बड़ा रोड शो भी किया। बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी बंगाल चुनाव में जोर लगा रहे हैं। आज वो कूच बिहार में पार्टी की रैली में पहुंचे। उन्होंने एक बार फिर अपने कोबरा वाले बयान को दोहराया, लेकिन इशारों में। আমি ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে। মনে থাকে যেন একটা ভোট যেন বাইরে না পড়ে, सब निषेधेर जन्य। थैंक यू। जय श्री राम। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, संयुक्त किसान मोर्चा फिर आंदोलन तेज करने की तैयारी में है। मई के पहले हफ्ते में किसान संसद के लिए कूच करेंगे। ये फैसला आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया गया है।
हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। सौरभ, ये जो फैसला किया गया है, क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि मई में तो संसद का सत्र होगा नहीं, संसद का सत्र अभी खत्म हुआ है, तो ऐसे में इसको टाला क्यों गया? इस फैसले को पहले भी हो सकता था ये मार्च। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक किसान मई में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है 2 मई तक जो 5 राज्यों के नतीजे हैं वो आ जाएंगे। सारा जो मीडिया अटेंशन है अखिलेश, वो इस वक्त पश्चिम बंगाल और इन चुनावी राज्यों में है। तो किसानों को लगता है कि जब ये खत्म हो जाएगा, जब नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद ये किया जाए ताकि जो उनकी तमाम आंदोलन की नीतियां हैं या जो आंदोलन कर रहे हैं उसको कवरेज मिले, ताकि आंदोलन व्यापक हो। इनका कहना है कि हम यहाँ पर बैठे हुए लगातार, लेकिन मीडिया ज्यादा कवर नहीं कर रहा है क्योंकि ज्यादातर जो अटेंशन है बंगाल में है, इसलिए थोड़ा सा इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। और जाहिर सी बात, इस तरीके से हम देख रहे हैं अखिलेश। सौरभ, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा आपके पास जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सौरभ बता रहे हैं उनको, उसके मुताबिक किसान संगठनों को ये लग रहा है कि चूंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए मीडिया कवरेज उन्हें मन मुताबिक नहीं मिल पा रहा है। जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, 2 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद वो अपना आंदोलन तेज करेंगे ताकि उन्हें मीडिया अटेंशन मिल सके। और अब बात करते हैं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका की, जिस पर आज मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई में एक नया मोड़ आ गया। परमबीर सिंह की वकील जयश्री पाटिल ने हाईकोर्ट से कहा कि मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टेशन डायरी की जानकारी मांगी है। इससे पहले अनिल देशमुख पर लगे आरोपों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग पर हाईकोर्ट ने कहा कि बिना एफआईआर जांच कैसे हो सकती है। उसका एस्टिमेट 30 से 40 हजार करोड़ के बीच में लगाया जाता है। देश में कोरोना संक्रमण लगातार खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। लगातार 7वें दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। यही नहीं, 16 दिसंबर के बाद पहली बार एक दिन में 350 से ज्यादा यानी 354 लोगों की मौत हुई है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 53,480 नए मामले आए हैं, जबकि 41,280 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कुछ दिन पहले कोरोना के केस देश में घटने लगे थे। 1 फरवरी की बात करें तो पूरे देश में सिर्फ 8,635 नए केस ही दर्ज किए गए थे। लेकिन एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की बढ़ती रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। और आज देश में कोरोना की क्या स्थिति है, आंकड़ों के जरिए वो आपको हम बताते हैं। कुल मामले 1,21,49,335 हैं। कुल डिस्चार्ज होने वाले 1,14,34,301 हैं। एक्टिव केस 5,52,566 हैं। कुल मौत जो हुई हैं लोगों की इस बीमारी से 1,62,468 और कुल टीकाकरण जो अब तक हुआ है 6,30,54,353। एक नजर डाल लेते हैं देश के उन 50 जिलों में जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। उनमें से 28 महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद पंजाब का नंबर आता है जहां के 6 जिले हैं, गुजरात के 3, मध्य प्रदेश के 2, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के भी 2-2 और कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 1-1 जिले इस सूची में हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर ने हर किसी को चिंतित कर दिया है, लेकिन कल के आंकड़े थोड़ी राहत देने वाले थे। 23 मार्च के बाद कल पहली बार 30,000 से कम यानी 27,918 नए मामले सामने आए, जबकि 139 लोगों की मौत हो गई। मामले कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन हालात चिंताजनक बने हुए हैं। अगर मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 4,760 नए मामले सामने आए, जबकि 10 लोगों की मौत हुई। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकार कई एहतियाती कदम उठा रही है। पूरे राज्य में रात का कर्फ्यू लगाने के साथ कई अन्य पाबंदियां भी लगाई गई हैं। और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर से अक्षय डोंगरी की हम रिपोर्ट अभी आपको सुनवाते हैं, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में कुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सभी गाड़ियों को रोका जा रहा है। आइए देख लेते हैं अक्षय डोंगरी की रिपोर्ट। 1 तारीख से कुंभ काल शुरू हो रहा है और उसके मद्देनजर तैयारियां यहां पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से पूरी तरह करी जा रही है। यहां पर अभी हम खड़े हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर, और जो भी गाड़ियां
इस वक्त राज्य में दाखिल होने की तरफ जा रही है, उन गाड़ियों को रोककर यहाँ पर पहले उनकी RT-PCR की एक नेगेटिव कोविड रिपोर्ट देखी जा रही है और उसी के बाद लोगों को यहाँ से आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। अगर एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करी जाए, ज़रूरी सामान की बात करी जाए, तो उन लोगों को एग्जेम्पशन दिया गया है अगर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रैवल की बात करी जाए। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर अपनी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। और जिन लोगों के पास वो नहीं है, राज्य की तरफ से यहाँ पर ये भी सुविधा दी गई है कि लोग यहाँ पर आकर अपनी रिपोर्ट, अपना टेस्ट यहाँ करवा सकते हैं। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और उसके मद्देनज़र ताकि कुंभ के दौरान जब भीड़ होगी तब कोरोना का संक्रमण को रोका जा सके, इसलिए ये सारी तैयारियाँ यहाँ पर करी गई है। हमारे साथ मिस्टर तोमर मौजूद है जो उत्तराखंड पुलिस अधिकारी है। सर, क्या तैयारी है, थोड़ा संक्षेप में अगर आप बताओ। जी, यहाँ पर हमारा ये नारसन बॉर्डर पड़ता है उत्तराखंड के लिए, तो यहाँ पर हमारे पर्याप्त फोर्स लगा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारे इसके लिए काउंटर लगे पड़े हैं। 7-8 काउंटर लगे हैं। आवश्यकता पड़ती है हमको ज़्यादा तो हम उसको और बढ़ा सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम यहाँ जो गाड़ियाँ हैं उनको इसलिए रोक रहे हैं ताकि जो कोविड की जो रिपोर्ट है RT-PCR 72 घंटे पहले की वो नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव होनी चाहिए। जिनकी नेगेटिव नहीं होगी तो उनको हम वापस कर दे रहे हैं, वो आगे नहीं जाएंगे। यदि ये चेक कराना चाह रहे तो हम टेस्ट करा देंगे, अगर नहीं कराना चाहते तो वापस चले जाए। जो लोग टेस्ट नहीं कराना चाहते या फिर रिपोर्ट नहीं देंगे तो उनको आप वापस भेज रहे हैं यहाँ से। सर, आने वाले दिनों में संख्या लोगों की और बढ़ने की उम्मीद है, तो ऐसे में क्या तैयारियां और पुख्ता करी जाएंगी? बिल्कुल। और जैसे भीड़ लगता है बढ़ेगी तो हम उसको और जो है काउंटर बढ़ाया जाए। और ये हर सीमा पर है उत्तराखंड की? बिल्कुल, जो उत्तराखंड की बॉर्डर है तो सब जगह ये चेकिंग चल रही है। तो ये काफ़ी बड़ा कदम है अगर उत्तराखंड सरकार की बात करी जाए कोरोना की रोकथाम के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर सेंटर्स बनाए गए, यहाँ पर लोगों की टेस्टिंग की सुविधा मौजूद है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी में कहा गया था कि बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए 12 राज्य जहाँ पर जिनमें दिल्ली भी शामिल है, जहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, वहां से आने वाले लोगों को RT-PCR की एक नेगेटिव रिपोर्ट मैंडेटरली दिखानी पड़ेगी। मतलब वो दिखाना ज़रूरी है और उसके बाद ही वो राज्य में दाखिल हो पाएंगे। ये इसलिए भी किया जा रहा है कि कुंभ मेले की शुरुआत के बाद उम्मीद करी जा रही है कि हज़ारों की तादाद में लोग जमा होंगे हर की पौड़ी, हरिद्वार में, और वहाँ पर कोरोना का संक्रमण तेज़ी से ना फैले या फैले ना, इसके मद्देनज़र ये सारे के सारे इंतजाम करे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां भी चुनाव है वहां जो सारे प्रोटोकॉल हैं उनकी अवहेलना भी बिल्कुल साफ नजर आ रही है। बात करते हैं कर्नाटक की, जहां उपचुनाव के दौरान सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करने का आदेश है, लेकिन खुद सरकार के मंत्री और विपक्षी कांग्रेस के बड़े नेता नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। उत्तर कर्नाटक में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए रैलियों की 2 तस्वीरें। एक में राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई बगैर मास्क के स्थानीय नेताओं के साथ चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी उसी बिदर की है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार के साथ कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते देखे जा सकते हैं। और जरा सुनिए, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कोरोना की रोकथाम के लिए बुलाई गई बैठक के बाद क्या कहा था। For the elections, there also they must big gathering. We are not going to. बड़े शहरों में अपार्टमेंट्स कोरोना फैलाने की वजह बन रहे हैं, तो छोटे शहर भी पीछे नहीं है। उडुपी के पास मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन कैंपस में तकरीबन 7,000 टेस्ट 15 से 20 दिनों के अंदर करवाए गए, जिनमें 850 के आसपास पॉजिटिव मामले मिले। कठिनವಾಗಿ मास्कಗಳನ್ನು मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि कोरोना से बचाव के लिए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। यही बात मैंने आज जिला प्रशासन को बताई। उम्मीद करते हैं कि वह इस पर अमल करेंगे ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಸಂದೇಶ ಅವರಿಗೂ ರವಾನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ मास्क न पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर किसी मंत्री या राजनेता से जुर्माना वसूलने की जुर्रत भला कोई अधिकारी कैसे कर सकता है। नेताओं और मंत्रियों की बेफिक्री आम लोगों को लापरवाह बनाती है। ऐसे में
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।